गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेमेटोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जब एक वीमेन जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके बॉडी के अंदर किस तरह का चेंजेस होता है और हेमेटोलॉजिकल चेंजेस कैसा होता है, ब्लड में किस किस तरह का चेंजेस होता है। हम सभी को पता है कि ब्लड जो है उसका जो कॉम्पोनेंट जो है वो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा के बारे में बात किया जाता है कंपोनेंट्स का जब बात होता है तो। और उन सभी चीज़ों में और भी सारे चीज़ें जो है ब्लड का अगर बात होता है तो उसमें ईएसआर के बारे में बात करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, हेमेटोक्रीट्स के बारे में बात करते हैं। इन सब चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे कि जब एक नॉन प्रेग्नेंट वीमेन जो होती है तो उनका जो ब्लड जो होता है वो कितना होता है, कितना एमएल होता है, और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है तो वीमेन जो होती है उनका ब्लड में क्या चेंजेस आता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बताना ये चाहते हैं कि जो ब्लड जो है उसमें एक अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है प्लाज्मा वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, आरबीसी, उसके बाद हीमोग्लोबिन, उसके बाद हेमेटोक्रीट्स, उसके बाद इसी के बीच बीच में हम लोग बात करेंगे हीमोडायलेशन क्या होता है, हीमोडायलेशन का मतलब क्या होता है, उसके बाद कोगुलेशन, हाइपर कोगुलेटिव फैक्टर क्या है, हाइपर कोगुलेशन क्या होता है, क्यों कहा जाता है कि प्रेगनेंसी इज अ स्टेट ऑफ हाइपर कोगुलेशन फैक्टर, हाइपर कोगुलेटिव फैक्टर, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो प्लाज्मा वॉल्यूम होता कितना है नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में। तो प्लाज्मा वॉल्यूम जो है नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में 2500 ml होता है और प्रेग्नेंट स्टेज में वही प्लाज्मा वॉल्यूम 3750 होता है, 3750। मतलब ये है कि यहाँ पे इंक्रीजमेंट हो रहा है। और सबसे ज्यादा अगर कोई चीज का इंक्रीजमेंट होता है तो वह क्या है, प्लाज्मा वॉल्यूम। प्लाज्मा वॉल्यूम का जो इंक्रीजमेंट जो होता है वो 40 से 50% होता है। उसके बाद आता है ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम के बारे में कहा जाता है कि ब्लड वॉल्यूम जो है वो ब्लड वॉल्यूम 4000 ml रहता है नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में, और वही ब्लड वॉल्यूम जो होता है वह प्रेग्नेंट स्टेज में 5500 ml रहता है। मतलब यहाँ पे भी क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है। कितने इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे भी 30 से 40% का इंक्रीजमेंट हो रहा है। ब्लड वॉल्यूम के बाद आता है आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल। ये भी इंक्रीजमेंट होता है। ये होता कितना है, तो 1400 ml होता है। और नॉन प्रेग्नेंट स्टेज का मैं बता रहा हूँ 1400 ml होता है एक वीमेन में आरबीसी रेड ब्लड सेल जो है वो 1400 ml होता है। लेकिन यह क्या होता है कि प्रेग्नेंट स्टेज में 1750 मतलब 1750 ml हो जाता है प्रेग्नेंट स्टेज में। उसके बाद आता है हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हीमोग्लोबिन के बारे में कहा जाता है कि जब वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में रहती है एक वीमेन, एक औरत, एक महिला, तो उनका जो हीमोग्लोबिन जो होता है नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में, प्रेगनेंसी जब नहीं कंसीव किया हो तब 475 ग्राम होता है, और जब वही प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है तो वो रहता है 560 ग्राम। मतलब यहाँ पर भी हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है पहले के अपेक्षा में। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजमेंट बोलते हैं। अब उसके बाद आता है हेमेटोक्रीट्स, जिस हेमेटोक्रीट्स को हम बोलते हैं पीसीवी। पीसीवी का मतलब होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, और वो पीसीवी का आप यूं बोल सकते हैं कि पीसीवी जो है वह पीसीवी डिक्रीज होता है। और डिक्रीज कितना होता है, तो लगभग 3 से 5% का डिक्रीजमेंट होता है। पहले जो होता है हेमेटोक्रीट्स एक नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में वह होता है 38%, लेकिन जैसे ही प्रेग्नेंट स्टेज में एक वीमेन जाती है तो उनका घटकर 32% हो जाता है। मतलब 6% का यहाँ पे डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो हेमेटोक्रीट्स के बारे में जान गए। उसके बाद डब्ल्यूबीसी जो है व्हाइट ब्लड सेल जिसको हम बोलते हैं, ये व्हाइट ब्लड सेल आपका इंक्रीज होता है, ठीक। उसके बाद आता है ईएसआर जो है आपका, ईएसआर भी जो है वह भी क्या होता है, 4 टाइम्स इंक्रीज होता है। जितना उसका नॉर्मल वैल्यू होगा उससे 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा ईएसआर, ठीक है। ईएसआर जिसको इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। उसके बाद आता है प्लेटलेट जो है 15% का डिक्रीजमेंट होता है। उसके बाद क्लॉटिंग फैक्टर्स
जी हाँ, क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में बोला जाता है कि क्लॉटिंग फैक्टर जो है, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स, जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स है वह सब क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, एक्सेप्ट, ये क्वेश्चन बनता है कि एक्सेप्ट 11 एंड 13, ये दो ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर जो है, वह क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं कि वह नहीं बढ़ते हैं, मतलब इंक्रीजमेंट नहीं होता है। 11 और 13 को छोड़कर 1, 7, 8, 9 और 10, ये जो है यहाँ ये इंक्रीज होता है। और सबसे ज्यादा कौन इंक्रीज होता है, तो सबसे ज्यादा जो इंक्रीज होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर एक प्रेग्नेंट स्टेज में एक विमेन के अंदर, तो वो है 1, क्लॉटिंग फैक्टर 1। जिस क्लॉटिंग फैक्टर 1 को हम क्या बोलते हैं, फिब्रिनोजेन बोलते हैं। और वो फिब्रिनोजेन कितने परसेंट इंक्रीज होता है, तो वह 50% इंक्रीज होता है, 50% तक इंक्रीज होता है। अब हम आते हैं CTBT, जिसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम। ये यहां से क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन पर्पस के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन पर्पस, कि कौन ऐसा हेमाटोलॉजिकल चेंजेस में कौन ऐसा कंपोनेंट जो है, कौन ऐसा चीज जो है वह चेंज नहीं होता है। तो BTCT नो एनी चेंजेस, BTCT है जिसको ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम कहा जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम में। और उसके बाद आता है इन्फ्लामेशन मार्कर्स, इन्फ्लामेशन मार्कर्स भी अल्सो इंक्रीज करते हैं। अब हम आते हैं, अभी आपको हम बताए हैं कि हाइपर कोगुलेटिव स्टेट, प्रेगनेंसी को हाइपर कोगुलेटिव स्टेट क्यों बोला जाता है। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं अभी बोला कि क्लॉटिंग फैक्टर जो है वह सभी क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज रहते हैं, एक्सेप्ट 11 एंड 13। 11 और 13 को छोड़ के जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वह सभी इंक्रीज होते हैं। वो सभी इंक्रीज होने का मतलब ये है कि आप बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी में जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर जो वो सभी इंक्रीज होते हैं, 50% ज्यादा इंक्रीज होते हैं। अगर कोई चीज अगर 1% है तो वह सीधे 2% हो जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, 50% का चेंजेस हो रहा है, 50% इंक्रीज कर जा रहा है। तो यहाँ पे इसको हाइपर कोगुलेटिव स्टेट भी बोलते हैं। उसके बाद आता है दूसरी चीज कि प्लाज्मा वॉल्यूम और ब्लड वॉल्यूम कब स्टार्ट करता है इंक्रीज करना। तो प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वह इंक्रीज होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम और ब्लड वॉल्यूम प्रेगनेंसी के 6th वीक पे, 6th वीक पे, छठा जो हफ्ते जो होते हैं उसमें क्या होता है, शुरू हो जाता है इंक्रीज करना। और कब तक इंक्रीज करता है, 13th वीक तक, प्लाज्मा वॉल्यूम और ब्लड वॉल्यूम। उसके बाद आता है प्लाज्मा वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम के बाद आता है आपका RBC, रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं। रेड ब्लड सेल के बारे में बोला जाता है कि रेड ब्लड सेल जो है वो 10th वीक पे क्या होता है, स्टार्ट होता है, इंक्रीज करता है, स्टार्ट करता है बढ़ना। जैसे जैसे RBC बढ़ते जाता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है और कंटिन्यूअसली बढ़ते रहता है। कब तक, जब तक क्या हो, डिलीवरी ऑफ द बेबी ना हो जाए। तो ये हो गया कि आपका। उसके बाद हीमोडाइल्यूशन। हीमोडाइल्यूशन का मतलब ये हुआ कि आपको पता है कि किसी ब्लड में प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और वो कितना बढ़ रहा है, 40 से 50% ऑफ द नॉर्मल वैल्यू, 40 से 50% का क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है उसके नॉर्मल वैल्यू से। और नॉर्मल वैल्यू हम सभी को पता है कि 2500 ml होता है नॉर्मल वैल्यू नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में। तो इससे क्या हो रहा है, दोगुना हो जा रहा है, 50% बढ़ जा रहा है, मतलब कि उससे 50% बढ़ जा रहा है, उसका 50% बढ़ जा रहा है, 2500 का 50% बढ़ जा रहा है। तो हीमोडाइल्यूशन का मतलब होता है हीम का डाइल्यूट हो जाना, मतलब कि RBC का यहाँ पे क्या होता है, डाइल्यूशन हो जाता है, हीमोग्लोबिन का डाइल्यूशन हो जाता है प्लाज्मा वॉल्यूम के साथ, प्लाज्मा के साथ, इसलिए बढ़ता है हीम डाइल्यूशन। अब ये हीम डाइल्यूशन, हीमोडाइल्यूशन जो है प्रोसेस जो होता है एक प्रेग्नेंट वुमेन में, ये सही है कि नहीं सही है, इसके बारे में बात करना चाहिए। ये इसलिए भी सही है, और सही भी है इसलिए क्योंकि ये जब क्या होता है ना कि एक आप ये समझे कि हीमोडाइल्यूशन जब प्रेग्नेंट स्टेज में जब होता है ना, तो उससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन जो है ना इजिली क्या होता है, रिलीज करता है। हीमोडाइलेटेड ब्लड जो है, जो ब्लड हीमोडाइलेटेड ब्लड होगा वो ऑक्सीजन को इजिली रिलीज करेगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर ऑक्सीजन इजिली रिलीज हो रहा है तो वो ऑक्सीजन इजिली ट्रांसफर होगा मदर टू द फीटस, मतलब मां से बच्चा में, और आसानी से क्या होगा कि वो ऑक्सीजन ट्रांसफर होगा। इसीलिए बोला जाता है कि हीमोडाइलेशन सही है, जरूरी है, होना चाहिए। थैंक यू क्लास।